हेलो एवरीवन, वेलकम एवरीवन टू लर्न ऑफ जेई पे जीत सीरीज। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स फॉर जेई ओनली एट learnof.com, जहां पे आपको मिलते हैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री। तो इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं एक नए चैप्टर जो कि जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है और फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इजी सा चैप्टर है। ठीक है, मतलब इसमें से ही जो क्वेश्चन आते हैं ना इजीली बन जाते हैं। तो कौन सा चैप्टर है वो? वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो चलिए शुरू करते हैं, इसके कंसेप्ट्स को समझते हैं एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। तो डॉट प्रोडक्ट क्या होती है? पहला टॉपिक हमारा यही आता है कि द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। देखो, जब हम दो वेक्टर्स पढ़ रहे थे कि वेक्टर्स के बीच का जो भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस हो रहा था उसमें हमने क्या सीखा था कि या तो एडिशन कैसे करते, सब्सट्रैक्शन कैसे करते। अब आती है बात अगर प्रोडक्ट की, मतलब मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन की बात आती है तो हम कैसे करेंगे, मतलब वेक्टर्स को हम वेक्टर्स का प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे। तो वेक्टर्स का प्रोडक्ट निकालने के लिए दो तरीका यूज होता है, एक होता है डॉट प्रोडक्ट, एक होता है क्रॉस प्रोडक्ट। अब वो डिपेंड करता है कि कब हम डॉट प्रोडक्ट यूज करें, कब हम क्रॉस प्रोडक्ट यूज करें। तो क्रॉस प्रोडक्ट के कंसेप्ट को हम समझेंगे जब हम रोटेशनल वाली चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। तो अभी जब वर्क, एनर्जी, पावर स्टार्ट कर रहे हैं तो हमें अभी डॉट प्रोडक्ट को समझना होगा। तो देखो, डॉट प्रोडक्ट है क्या? दो स्केलर, एक्चुअली डॉट प्रोडक्ट को स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है क्या कि दो वेक्टर, देखो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स रिप्रेजेंटेड बाय ए डॉट बी, इसे लिखा जाता है ए डॉट बी और इसे कहा जाता है स्केलर प्रोडक्ट। ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी। मतलब ए अगर कोई एक वेक्टर है, ए वेक्टर, तो इसका जो मैग्नीट्यूड है उसका प्रोडक्ट किसके साथ होगा? बी के मैग्नीट्यूड के साथ। साथ ही साथ कोसाइन एंगल ऑफ द मल्टीप्लाई हो जाएगा कोसाइन एंगल बिटवीन देम। मतलब अगर ये है ए वेक्टर और ये है बी वेक्टर, ठीक है, ये दोनों क्या है? ए वेक्टर और बी वेक्टर, इन दोनों के बीच में सपोज है एंगल थीटा। ठीक है, तो अगर मैं डॉट प्रोडक्ट निकालना चाहूं कि ए डॉट बी क्या हो जाएगा, तो उसे हम लिख सकते हैं मैग्नीट्यूड ऑफ ए डॉट मैग्नीट्यूड ऑफ बी कॉस थीटा। अब कॉस थीटा ये कौन सी एंगल है? कोसाइन वाली एंगल है। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी आप निकाल ही सकते हो। ये तो हमने सीखा ही है कि कैसे किसी वेक्टर की मैग्नीट्यूड निकालनी है। ओके, तो इसे कहते हैं डॉट प्रोडक्ट। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट का यूज कहां पे आएगा? देखो, डॉट प्रोडक्ट का यूज आएगा जब हम निकालेंगे वर्क डन को। ठीक है, तो अब देखो ये सिर्फ मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड यानी कि स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, बी की मैग्नीट्यूड ये भी स्केलर क्वांटिटी है, एंगल जो है कोसाइन एंगल वो भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये जो पूरी टर्म निकल के आ रही है ए बी कॉस थीटा, ये क्या है? स्केलर क्वांटिटी है। मतलब भले ही दो वेक्टर्स को हमने प्रोडक्ट किया है, मतलब दो वेक्टर्स को हमने मल्टीप्लाई या फिर जो भी बोलो डॉट प्रोडक्ट किया है, तो दो वेक्टर्स के डॉट प्रोडक्ट करने के बाद हमें एक तीसरा वेक्टर नहीं स्केलर मिलता है। क्या मिलता है? स्केलर मिलता है। इसीलिए इसे स्केलर प्रोडक्ट भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये होती है डॉट प्रोडक्ट। सिंस ए बी कॉस थीटा आर स्केलर, सो द प्रोडक्ट्स ऑफ ए बी इज स्केलर क्वांटिटी, जस्ट लाइक द वर्क डन। ठीक है, तो वर्क डन भी एक स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन वर्क डन बना किससे है वो हम आगे समझेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट के कुछ कुछ केसेस है या फिर कुछ कुछ और अंडरस्टैंडिंग को हम समझते हैं और मतलब डॉट प्रोडक्ट के डिटेल्स में जाते हैं। तो अभी जो हम पढ़ने वाले हैं कि तीन केसेस पढ़ने वाले, ये तीनों केसेस काफी इंपॉर्टेंट है जब आप वर्क डन को समझोगे। तो क्या है ये तीनों केसेस? ये डॉट प्रोडक्ट से रिलेटेड ही है। क्या कह रहा है? पहला केस क्या कह रहा है? व्हेन टू वेक्टर्स आर पैरेलल, What will happen when two vectors are parallel? तब जब हम डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो क्या होगी? दो वेक्टर्स पैरेलल है, मतलब अगर ये रहा ए वेक्टर, ठीक है, सॉरी, ये रहा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर। ठीक है, तो ये दोनों वेक्टर क्या है? पैरेलल है।
अगर पैरेलल होती है कोई दो वेक्टर या फिर कोई दो लाइंस, तो उनके बीच का एंगल क्या होता है? बताओ, उनके बीच का एंगल क्या होता है कि जब दो वेक्टर्स या दो लाइन पैरेलल होती तो ऑब्वियसली एंगल क्या हो जाती है? थीटा इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना। अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि ये ए वेक्टर है और उसी के ऊपर बी वेक्टर है, तो हम इसे कह सकते हैं पैरेलल लाइंस है, राइट। पैरेलल लाइंस इन द सेंस कि इनके बीच का एंगल 0 है, ठीक है। ये मैं दिखा रहा हूं, वैसे तो ये कोलिनियर लाइंस हो गए अगर आप मैथमेटिकली समझोगे तो, लेकिन अगर मैं ऐसे दिखाऊं कि दो वेक्टर्स है, एक ही पॉइंट में मुझे दिखाना है दो वेक्टर्स है, इनके बीच का एंगल 0 है, कब होता है? जब वो पैरेलल होते। तो अगर थीटा हो जाती है 0, सो कॉस थीटा कितनी हो जाएगी? कॉस थीटा की वैल्यू हो जाएगी यानी कि कॉस 0 डिग्री, दैट इज 1, ठीक है। कॉस 0 डिग्री 1। अब अगर मैं a डॉट बी निकालू, दैट a वेक्टर डॉट b वेक्टर, दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ a एंड b वेक्टर, तो मुझे क्या मिलेगा? a का मैग्नीट्यूड इंटू b का मैग्नीट्यूड। सपोज करते हैं वो क्या है? a b, और साथ में क्या आता है? कॉस 0 डिग्री, यानी कि कॉस 0 डिग्री, फाइन, क्योंकि इन दोनों के बीच का एंगल क्या है? 0 है, ठीक है। अब cos 0 डिग्री की वैल्यू 1, सो हमारा जो डॉट प्रोडक्ट आया वो क्या आया? ए बी, ठीक है। सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ ए मल्टीप्लाइड विथ सिर्फ मैग्नीट्यूड ऑफ बी, दैट्स ऑल। नाउ व्हाट विल हैपन इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर? मतलब अगर ये रहा मेरा ए वेक्टर और ये रहा बी वेक्टर, ठीक है। परपेंडिकुलर मतलब क्या होता है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा हो, तो यहाँ पे थीटा कितनी हो जा रही है? थीटा हो जा रही है 90 डिग्री, ठीक है। अगर थीटा यहाँ पे हो रही है 90 डिग्री, तो कॉस थीटा कितनी हो जाएगी? कॉस 90 डिग्री क्या हो जाती है? कॉस 90 इज 0। कॉस 90 क्या हो जाता है? 0 हो जाता है, ठीक है। तो अगर cos 90 0 होगा तो डॉट प्रोडक्ट में निकालूंगा a डॉट b, तो इसमें मुझे मैग्नीट्यूड ऑफ a इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ b cos 90 डिग्री, ठीक है। अब cos 90 तो 0 है, तो पूरा ये वाला टर्म मेरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। मतलब कोई भी दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट करूं, प्रोवाइडेड द एंगल बिटवीन देम इज परपेंडिकुलर टू ईच अदर और लाइक 90 डिग्री, तो हमें क्या समझना है कि इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करके मुझे जो आंसर आएगी वो क्या आएगी? 0 आएगी। मतलब कोई क्वांटिटी आएगी ही नहीं, ठीक है, कोई क्वांटिटी आएगी ही नहीं, क्योंकि दोनों एंगल, दोनों वेक्टर्स जो है वो परपेंडिकुलर है टू ईच अदर है, ठीक है। तीसरा केस जो आता है वो क्या बताता है कि अगर एंटी पैरेलल हुआ, तो पैरेलल क्या होती है? पैरेलल मतलब एक ही डायरेक्शन में, एंटी पैरेलल मतलब जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में। मतलब अगर ए वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो बी वेक्टर क्या है? इसके जस्ट ऑपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन पैरेलल है, तो अभी क्या एंगल थीटा इक्वल्स टू 0 रहेगा? बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, नहीं थीटा 0 नहीं रहेगा। देखो थीटा यहां पे 0 था, फिर परपेंडिकुलर में 90 हुआ, अब एंटी पैरेलल में वापस से ये घूम गया इस तरफ, मतलब अभी एंगल कौन सा बना? ये पूरा एंगल। तो ये पूरा एंगल क्या होता है? ये पूरा एंगल हो जाता है 180 डिग्री। सो व्हेनेवर it is given that two lines are anti-parallel or two vectors are anti-parallel, consider the angle theta to be 180 degree। समझ में आ गई बात? तो अगर थीटा हो जाती है 180 डिग्री, ठीक है, जिसे हम 2 पाई भी कहते हैं, सॉरी पाई भी कहते हैं, ठीक है, तो cos 180 की वैल्यू क्या होती है? cos 180 की वैल्यू हो जाती है -1। cos 180 की वैल्यू क्या हो जाती है? -1। सो a डॉट बी अगर मैं करूं, इसका मतलब क्या है? मैग्नीट्यूड ऑफ a मल्टीप्लाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ b इंटू cos 180 डिग्री। हमें क्या मिलेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ ए बी इंटू -1, तो इसे हम लिखेंगे -ab। तो जो भी वेक्टर था a डॉट बी, वो हमें क्या मिलेगा? कुछ इस तरह से मैग्नीट्यूड, लेकिन बीच में एक माइनस आ जाएगा, सॉरी सामने एक माइनस आ जाएगा, ठीक है। ये क्या कब होता है? जब एंटी पैरेलल वाला
केस हो। तो ये तीनों केसेस में से ना हम समझेंगे जब वर्क डन जब होगी तब उसको इन तीनों केस से रिलेट करके मैं समझाऊंगा कि वर्क डन में ये तीनों डॉट प्रोडक्ट वाले केसेस कैसे कैसे काम में आ रहे हैं। सो द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स में जो अगला हम पढ़ेंगे वो क्या है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में डॉट प्रोडक्ट कैसे करेंगे। मतलब जनरली वेक्टर्स जो है इसी फॉर्म में रहते हैं, ए एक्स मतलब एक्स ए एक्स आई कैप यानी कि एक्स के अलोंग उसकी क्या मैग्नीट्यूड है, वाई के अलोंग क्या है, जेड के अलोंग क्या है। मतलब ए वेक्टर इक्वल्स टू ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। सिमिलरली बी इक्वल्स टू बी एक्स आई कैप प्लस बी जे के कैप बी वाई जे कैप सॉरी प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो ऐसे अगर वेक्टर्स दिए रहे, मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में ऐसे ही वेक्टर्स है। अब इसकी हम डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे सॉरी, देखो इसकी डॉट प्रोडक्ट निकालने से पहले हमें यूनिट वेक्टर्स की डॉट प्रोडक्ट क्या होती है इसको थोड़ा सा हमें दिमाग में रखना पड़ेगा। डॉट प्रोडक्ट की बात करते हैं तो यूनिट वेक्टर क्या है, यूनिट वेक्टर है जो डायरेक्शन बताती है अलोंग एनी एक्सिस। जैसे कि आई कैप है वो किस अलोंग दिखाती है, एक्स के अलोंग, जे कैप है वो वाई के अलोंग, वैसे के कैप है जेड के अलोंग। समझ में आ रही है। तो जब यूनिट वेक्टर्स खुद मतलब सिमिलर यूनिट वेक्टर से डॉट प्रोडक्ट होती है तो वो देती है क्या 1, और अगर सिमिलर नहीं है तो वो आ जाएगा क्या 0। मतलब अगर मैं कहूं कि आई कैप डॉट आई कैप अगर मैं करता हूं तो तुम मुझे मिलता है 1, वैसे ही अगर जे कैप डॉट जे कैप करता हूं तो मुझे मिलता है 1, और सिमिलरली अगर के कैप डॉट के कैप करूं तो मुझे मिलेगा 1। लेकिन वही यह सब बदल जाएगा अगर मैं आई कैप डॉट जे कैप कर लूं तो ये आ जाएगा 0, वैसे ही जे कैप डॉट के कैप कर लूं तो ये आ जाएगा 0, वैसे ही के कैप डॉट आई कैप कर लूं तो ये भी आ जाएगा 0। मतलब कि सिमिलर अगर यूनिट वेक्टर्स है तो उनका जो डॉट प्रोडक्ट है वो 1 होता है, सिमिलर नहीं है तो उनका डॉट प्रोडक्ट क्या होता है 0 होता है। ठीक है, तो इसी कंसेप्ट को दिमाग में रखते हुए अब हम सॉल्व करके दिखाते हैं, या फिर हम साथ में सॉल्व करते हैं कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर वेक्टर्स है तो उनका डॉट प्रोडक्ट कैसे किया जा सकता है। ठीक है, तो ए हमारे पास क्या है, ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप लिख देते हैं, यानी कि ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर हमें करना है भैया। तो हम क्या लिखे, पहले ए वेक्टर को लिख दो, दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप। फाइन, नाउ डॉट बी वेक्टर को लिख दो, क्या है बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। वेरी गुड, ओके। अब क्या होती है, अब देखो क्या है। अच्छा, अभी एक बहुत कोई पूछेंगे कि सर एंगल आप तो कहते कि ए बी कॉस थीटा एंगल होती है। देखो अभी ये कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में सिर्फ वेक्टर दिया हुआ है, एंगल है नहीं, तो एंगल को कंसीडर नहीं करेंगे। मतलब कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में अगर इस तरह से आपको दिया रहे तो आप क्या करोगे, सीधा वेक्टर निकाल के या आप उसका मैग्नीट्यूड आप उसकी एंगल निकाल सकते हो। ठीक है, लेकिन यहां पे अगर मैं इसको सॉल्व करना चाहूं, ए डॉट बी कर रहा हूं, मैं सिर्फ इसको सॉल्व कर रहा हूं, मैं ये ए डॉट बी इक्वल्स टू क्या होती है, ए बी कॉस थीटा। मतलब कि ए क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए वेक्टर, बी क्या है, मैग्नीट्यूड ऑफ बी वेक्टर, और कॉस थीटा क्या है, एंगल बिटवीन देम। मैं वो सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं बस कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में कि अगर ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर करूं तो कैसा आएगा। ठीक है, देखते हैं। अभी हमने क्या जाना कि आई कैप इंटू आई कैप और डॉट आई कैप होगा तो ही जाके 1 आएगा, बाकी सारे केसेस में 0 हो जाएगा। मतलब ये वाली जो टर्म है ए एक्स आई कैप, ये सिर्फ इसी से डॉट प्रोडक्ट हो सकती है, बाकी अगर जे से या के से हुई तो वो 0 हो जाएगी। तो बहुत सिंपल हो गया हमारे लिए। तो इसे मैं कैसे लिख सकता हूं, देखो सिर्फ ए एक्स से ये पूरा अगर मल्टीप्लाई करता हूं, मतलब जो डॉट प्रोडक्ट है, नॉट मल्टीप्लाइड में डॉट प्रोडक्ट बोलना चाहिए, ए एक्स आई कैप से ये पूरा टर्म, दैट इज बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ओके, वैसे ही ए वाई से करो, ए वाई जे कैप से पूरा ये बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। सिमिलरली ए जेड से करो,
के कैप से। तो ये क्या आएगा, बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। बहुत बढ़िया। अब हम क्या जानते हैं कि आई कैप डॉट आई कैप सिर्फ 1 आएगा, आई कैप डॉट जे कैप करूंगा तो 0 आ जाएगा। मतलब सिर्फ ये वाली टर्म मुझे मिलेगी, मतलब ए एक्स बी एक्स इंटू आई कैप डॉट आई कैप। वैसे ही अगर ए एक्स बी वाई करूं तो क्या आएगा, इंटू आई कैप डॉट जे कैप। आई कैप डॉट जे कैप क्या होता है, 0। आई कैप डॉट के कैप क्या होता है, 0। ठीक है, तो इसीलिए मुझे सिर्फ ये टर्म मिला। इस पूरे टर्म से मुझे क्या निकला, ये। ओके, अब अगर मैं इस पूरे टर्म का करूं तो मुझे क्या मिलेगा, ए वाई बी वाई जे कैप डॉट जे कैप। वैसे ही यहां से मुझे क्या मिलेगा, ए जेड बी जेड के कैप डॉट के कैप। ठीक है, अब आई कैप डॉट आई कैप, जे कैप डॉट जे कैप, के कैप डॉट के कैप क्या हो जाती है, 1 हो जाती है। तो सारे को अगर मैं 1 पुट करूं तो मेरे पास क्या बचा, ए एक्स बी एक्स प्लस ए वाई बी वाई प्लस ए जेड बी जेड। ठीक है, ये मेरा क्या आ गया, ए डॉट बी। ठीक है, ए डॉट बी आ गया। तो ये जो हमने निकाला, ठीक है, इससे हमें क्या पता चलता है कि अगर वेक्टर कुछ इस तरह से दिया रहे कि ए एक्स आई कैप बी वाई ए वाई जे कैप की जगह अगर मान लो कि वेक्टर दिया गया कि ए वेक्टर इक्वल्स टू 5 आई कैप प्लस 6 जे कैप प्लस 2 के कैप, और बी वेक्टर दिया रहा कि 3 आई कैप प्लस 3 जे कैप माइनस 5 के कैप। ऐसा अगर दिया रहे और आपसे कहा गया कि भैया ए डॉट बी निकाल के दिखाओ मुझे, तो आप क्या करोगे कि आप समझोगे कि इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। क्या है कि ये जो कोफिशिएंट है ये किससे डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा इस वाले कोफिशिएंट से, ये कोफिशिएंट इससे हो जाएगा, ये कोफिशिएंट इससे हो जाएगा। अब ऐड या सब्ट्रैक्ट कुछ भी कर लो, जो आंसर आएगा वही डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा। मतलब यहां से क्या आ गया, 15 सॉरी आई कैप तो नहीं आएगा, 15 प्लस 18 माइनस 10, तो क्या हो गया यहां पे 5 प्लस 18, यानी कि 18 प्लस 5 आ गया 23। तो 23 आपका क्या आ गया, डॉट प्रोडक्ट ऑफ ए एंड बी। अब ये देखो कि दो डॉट प्रोडक्ट, मैं दो वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट कर रहा हूं तो मुझे 23 सम यूनिट्स आ रही है। मतलब ऑब्वियसली इसमें सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है नहीं, तो ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। समझ में आ गई बात कि कैसे हमने डॉट प्रोडक्ट को निकाल दिया है। ओके, तो दो छोटे छोटे एग्जाम्पल कर लेते हैं। डॉट प्रोडक्ट पे बेस दिया है, क्या कह रहा है क्वेश्चन, लेट देयर बी टू वेक्टर्स 6 2 -1 एंड 5 -8 2, फाइंड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ द वेक्टर्स। अच्छा, ये वेक्टर्स कैसे है, यहाँ पे सिर्फ वेक्टर्स का कोफिशिएंट दिया गया है कि ये x वाली है, ये y वाली है, ये z वाली है। ठीक है, अगर मैं वेक्टर्स में लिखना चाहूं तो क्या आएगा, 6 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, यानी कि -1 के कैप। और इसको मैं वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहूं तो कैसे आएगा, 5 आई कैप माइनस 8 जे कैप प्लस 2 के कैप। कंफ्यूज नहीं होना है, ऐसे कोऑर्डिनेट्स दी गई है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, अब इन दोनों के बीच का हमें क्या निकालना है, डॉट प्रोडक्ट निकालना है। तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, ये कैसे निकालूंगा मैं, ये निकालने का क्या है तरीका, आई वाला टर्म आई से मल्टीप्लाई, यानी कि 6 × 5, ठीक है, प्लस 2 × -8 प्लस -1 × 2। बहुत सिंपल। ठीक है, अब क्या है, 6 5 30 प्लस 8 2 16 एंड देयर इज अ माइनस, सो वी विल राइट माइनस ओवर हियर। ठीक है, -16। अब ये क्या आ गई, -2, यानी कि 30 -14। सो 30 में से 14 क्या बचा, कितना, 6, सॉरी नॉट 6 16 आई गेस।
ओके, सो दिस इज 16 माइनस 2 दैट इज माइनस 18, राइट? तो माइनस 18, 30 माइनस 18 तो क्या हो जाएगा 12। तो ये यूनिट्स, कुछ भी यूनिट्स लिख दो या फिर कुछ भी लिख दो। सो 12 यूनिट्स, ये आ गया हमारा क्या डॉट प्रोडक्ट। दूसरा एग्जांपल, लेट देयर बी टू वेक्टर्स ए। अच्छा, कभी भी वेक्टर्स को ब्रैकेट में लिखा जा रहा, ब्रैकेट सॉरी मॉड्यूलस में लिखा जा रहा है, इसका मतलब क्या होता है कि उसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड बताई जा रही है, ठीक है? तो ए की मैग्नीट्यूड क्या है 4 है, बी की मैग्नीट्यूड क्या है 2 है, और थीटा दी गई है क्या 60 डिग्री। फाइंड देयर डॉट प्रोडक्ट। वेरी सिंपल, वी नो दैट ए डॉट बी का जो वेक्टर डॉट प्रोडक्ट होगा वो क्या आ जाएगा, ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा। ओके, सो यहां पे ए की मैग्नीट्यूड क्या है 4 इंटू 2 एंड कॉस 60 डिग्री, ठीक है? तो 4 2 8 एंड cos 60 की वैल्यू क्या होती है 1/2, तो दिस विल बी सिंपली 4 यूनिट्स, ठीक है? 4 यूनिट्स, सिंपल सी बात थी। दो छोटे छोटे एग्जांपल कर लिए, क्लियर आउट हो गया कंसेप्ट डॉट प्रोडक्ट वाला। अब आती है बारी वर्क को समझने की। वर्क डन या फिर वर्क, ये क्या होता है? देखो, जब भी हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो हम क्या चाहते हैं कि किसी भी चीज पे जब फोर्स अप्लाई की जाती है तो उसकी थोड़ी सी डिस्प्लेसमेंट होती है। अगर डिस्प्लेसमेंट हो रही है तो हम क्या बोलेंगे कि हमने कुछ एक वर्क किया है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या है कि डिस्प्लेसमेंट जो है वो जिस डायरेक्शन में फोर्स है उसी के अलोंग होनी चाहिए, ठीक है? तो ही हम मान सकते हैं कि ये वर्क डन है। मतलब वर्क डन, वर्क इज सेड टू बी डन बाय अ फोर्स। एक फोर्स ही जो है वो वर्क डन कर सकता है, मतलब एक फोर्स के वजह से ही कोई काम हो सकती है, वर्क हो सकता है। सिंपल सी बात है, ठीक है? सॉरी। अब क्या है, व्हेन द बॉडी इज डिस्प्लेस्ड एक्चुअली थ्रू सम डिस्टेंस through some displacement we can consider in the direction of applied force। मतलब कि अगर मैं एक ब्लॉक रखी है या फिर एक अलमीरा या फिर एक टेबल है, उस पे मैं अगर फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, मैं उसे पुश करने की कोशिश कर रहा हूं और मेरे पुश की वजह से वो जो टेबल है या फिर कोई भी ब्लॉक है वो थोड़ी सी आगे मूव हुई, ठीक है? तो इसका मतलब क्या है कि इस फोर्स के वजह से मैंने इस टेबल पर एक वर्क डन किया है, ठीक है? क्यों? क्योंकि ये थोड़ी सी अपनी पोजीशन से डिस्प्लेस हुई है, ठीक है? अगर ये डिस्प्लेस नहीं होती, अगर ये डिस्प्लेस नहीं होती, जैसे कि मैं अगर इस बोर्ड को मैं पुश करने की कोशिश करूं, ठीक है, तो इतनी ताकत तो है नहीं मेरे में कि ये बोर्ड, ये दीवार पुश करके फेंक दूं मैं, नहीं है ना? तो मतलब इतनी ताकत का मतलब क्या आ रहा है कि इतना फोर्स तो मैं नहीं अप्लाई कर पाऊंगा कि इसको मैं डिस्प्लेसमेंट दे दूं, इस वॉल को डिस्प्लेसमेंट दे दूं, नहीं हो पा रहा। तो अगर डिस्प्लेसमेंट नहीं है, भले ही मैं कितनी भी कोशिश करूं, कितना भी फोर्स लगाऊं, बट उसमें वर्क डन क्या है 0 है। तो देखो, जब भी आप घर पे एक्सरसाइज वगैरह करते हो, आप क्या करते हो, पुशअप लगाते हैं, है ना? पुशअप लगा रहे हो तो आप क्या कर रहे हो, आप उस ग्राउंड को आप नीचे पुश करने की कोशिश कर रहे हो, ठीक है? आपने क्या किया, ग्राउंड को नीचे पुश करने की कोशिश की, बट क्या वो नीचे गई? ग्राउंड नहीं गई ना। तो इसका मतलब भले ही कितना भी थक जाओ आप पुशअप लगाते लगाते, बट आपने कोई वर्क डन नहीं किया है, मतलब फिजिक्स के रेस्पेक्ट में कोई वर्क डन नहीं किया है। हाँ, मसल वसल थोड़े गेन हो जाएंगे, वो अलग बात है, ठीक है? तो if there is no displacement there is no work done, ठीक है? अब वर्क डन जो होती है वो किस किस पे डिपेंड कर रही है? एक तो फोर्स पे डिपेंड कर रही है और किस पे, डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड कर रही है। तो वर्क डन को हम लिखते हैं ऐसे कि F डॉट ds और F डॉट s, where F is the applied force and ds is the displacement, और कहीं कहीं पे dx भी लिखा जाता है, ठीक है? ds is the displacement, ठीक है? अब क्या हो कि अगर फोर्स किसी एंगल पे अप्लाई की जाए, कि सपोज ये जो एक ब्लॉक आपको दिख रहा है, यहां पे मैंने अप्लाई किया फोर्स विथ सम एट एन एंगल थीटा, ठीक है? ये तो डॉट प्रोडक्ट होती है, हमें पता है F डॉट ds, ये क्या हो जाएगी F ds cos थीटा, ठीक है? तो
यहां पे अगर किसी एंगल पे फोर्स अप्लाई किया जाए तो हम क्या कंसीडर करेंगे, और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो रही है, ओके ठीक है, हमने यहां पे एंगल पे फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, लेकिन इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस डायरेक्शन में, तो ds जो है वो इस डायरेक्शन में है, यहां से यहां तक सपोज करती ये है ds, ठीक है, इसकी मैग्नीट्यूड, फाइन, ये है डिस्प्लेसमेंट। अब क्या बात आती है कि अगर मैंने सर आपने कहा था कि जिस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई किया जा रहा हो अगर उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा हो तभी हम कहेंगे वर्क डन, ठीक है। तो देखो ना यहां पे F डॉट ds क्या होता है, F डॉट ds, इसका अगर मैं डॉट प्रोडक्ट लिखूं तो मैं क्या लिख सकता हूं, F ds cos थीटा, ठीक है, F ds cos थीटा, ये मैं लिख सकता हूं कि नहीं, बिल्कुल लिख सकते हो सर, ठीक है। तो वर्क डन क्या हो जाती है, F ds cos थीटा। अच्छा, ये cos थीटा को हम एक और तरह से विजुअलाइज कर सकते कि अगर वेक्टर कंपोनेंट ले तो ये एक F वाली वेक्टर है, ठीक है, F वेक्टर इस तरफ है, तो इसका जो cos वाला कंपोनेंट होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, तो F cos थीटा लग रहा है, यहां पे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में हमने पढ़ रखा है कि F cos थीटा इस डायरेक्शन में लग रही है, डिस्प्लेसमेंट भी इसी डायरेक्शन में हो गया, तो फोर्स का एक कंपोनेंट तो है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में, तो हम कह सकते हैं कि वर्क डन है, बट वो कौन सा वर्क डन होगा, F ds cos थीटा वाला वर्क डन हो जाए। अब जाके जो बात आती है वो पूरी डिपेंड करती है किस पे, ये cos थीटा पे, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं कि पूरी डिपेंड करती है, मतलब cos थीटा ये जो एंगल है डिस्प्लेसमेंट और फोर्स के बीच में इस पे भी डिपेंड करने लग रही है, ठीक है, यही मेन फंडा हम समझ रहे हैं वर्क डन में, ठीक है। तो F वर्क डन क्या होती है, F cos थीटा, जैसे मैंने ये वाली केस बताई थी कि F cos थीटा वाला टर्म डॉट s, सो F डॉट s हम लिख सकते हैं, ओके। नाउ वर्क डन क्या हम बोलेंगे कि डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट वेक्टर। वर्क डन की यूनिट क्या होती है, तो वर्क डन की यूनिट होती है जूल, ठीक है, जूल, ठीक है, कभी भी वर्क डन की यूनिट जूल। और कैसे लिख सकते हैं हम, फोर्स की यूनिट क्या है, न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट की यूनिट मीटर, तो न्यूटन मीटर भी वर्क डन की एक यूनिट होगी, ठीक है। अब समझते हैं कि अगर वर्क डन कैसे अलग अलग एंगल्स पे डिपेंड कर रहा है, कभी वर्क डन भले ही एक, अच्छा वर्क डन क्या है, स्केलर क्वांटिटी, ऑब्वियसली सर डॉट प्रोडक्ट बता रहे हो तो वर्क डन भी तो डॉट प्रोडक्ट है, तो स्केलर क्वांटिटी, बिल्कुल सही बोल रहे हो यार, बिल्कुल सही बोल रहे हो, ठीक है। अब क्या हम जान रहे हैं कि ये एंगल पे डिपेंड कर रहा है cos थीटा पे, अब जैसे जैसे एंगल चेंज होगी शायद वर्क डन भी चेंज हो, बट फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम रहे, ठीक है। तो इस पे बेस कुछ एक एग्जाम्पल्स हम कंसिडर करेंगे, वहां से हम समझेंगे कि वर्क डन अलग अलग कैसे हो सकती है। तो आई होप कि वर्क डन क्या होती है, कैसे होती है, ये समझ में आया होगा। तो आगे बढ़ते हैं, अब समझते हैं कि वर्क डन भले ही एक स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी का मतलब क्या होता है कि जिसकी सिर्फ मैग्नीट्यूड हो, या इस केस में क्या हो रहा है, वर्क डन का सिर्फ मैग्नीट्यूड है, वर्क डन की डायरेक्शन हम नहीं जानते, या फिर वर्क डन की डायरेक्शन एक्चुअली होती ही नहीं है, तो इसीलिए हम क्या कहते हैं कि ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इट हैज ओनली मैग्नीट्यूड नो डायरेक्शन, ओके। नाउ मूविंग ऑन, कि भले ही ये एक स्केलर क्वांटिटी है, ये इसकी डायरेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी हम वर्क डन को पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो वर्क डन कह सकते हैं। कैसे कह सकते हैं, तो पहली बात आती है पॉजिटिव वर्क डन की। पॉजिटिव मतलब क्या होता है कि वैल्यू जो है, वर्क डन एक स्केलर क्वांटिटी यानी सिर्फ मैग्नीट्यूड है, अगर उस मैग्नीट्यूड की वैल्यू आ गई पॉजिटिव में तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन, अगर मैग्नीट्यूड आ गई जीरो हम कहेंगे जीरो वर्क डन, अगर वो मैग्नीट्यूड आ गई नेगेटिव में तो हम कहेंगे नेगेटिव वर्क डन। कैसे पॉसिबल है, देखो कॉस थीटा की अगर मैं बात करूं, थोड़ा मैथमेटिकली सोचते हैं, थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्रिकली सोचते हैं कि कॉस थीटा की जो वैल्यू है, जो रेंज है, वो क्या है, क्लोज इंटरवल -1 से +1 तक, है ना। -1 कब होती है 180 डिग्री में, और +1 कब होती है जब उसकी वैल्यू होती है 0, ठीक है। तो -1 से +1 तक वैरी करती है cos थीटा की वैल्यू, तो cos थीटा की वैल्यू जब नेगेटिव में आएगी यानी कि -1 आएगी, तब हम क्या कहेंगे, नेगेटिव वर्क डन। जब आप
आएगी 1 तो हम कहेंगे पॉजिटिव वर्क डन, जब आएगी माइनस और 1 के बीच में तो 0 भी आता है, लाइन नंबर तो पढ़ा ही होगा क्लास 5 से, बीच में 0 आता है, तो 0 जब आ गई तब हम कहेंगे 0 वर्क डन। तो उसी पे बेस्ड एक एग्जांपल देखते हैं, एक ही टाइप के 3 एग्जांपल्स हम देखेंगे। देखो तो पहला एग्जांपल हमारे पास जो आता है वो है ये कि ये एक क्या है, वो लाइक एक्सरसाइज, दिस पर्सन इज डूइंग सम एक्सरसाइज, और इसने क्या किया है, अपने कंधों पे एक बारबेल को रखा है। ठीक है, इस बारबेल को रखने की वजह से क्या हो रही है, इसने जो फोर्स अप्लाई कर रखा है ये कर रखा है ऊपर की तरफ, तो फोर्स की डायरेक्शन क्या है, ऊपर की तरफ। अच्छा, और डिस्प्लेसमेंट क्या है कि ये पकड़ के बस ये ऊपर की ओर ही मूव कर रहा है, मतलब इसने बारबेल पकड़ा है और ये जो काफ्स की एक्सरसाइज कर रही है इसमें क्या कर रही है, ऊपर की ओर ही मूव कर रहा है। मतलब यहां पे देखो ये जो हील्स ये ऊंचे करेंगे, देखो सो हील्स ऊंचा किया इस तरफ, मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इसी तरफ है। तो देखो जैसे कि मैंने बताया था कि जब पैरेलल हो रही है, पैरेलल यानी कि जब दोनों सेम डायरेक्शन में, तो मैंने क्या कहा था जब डॉट प्रोडक्ट वाला समझे थे हम कि पैरेलल में हो रही है ना, डॉट प्रोडक्ट के 3 कैसे समझे थे कि दोनों वेक्टर्स जब पैरेलल हो तो यहाँ पे फोर्स भी जिस डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में है, तो फोर्स भी जिस डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट भी उसी डायरेक्शन में, तो इस केस में cos थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो पॉजिटिव में आएगी। क्यों, क्योंकि थीटा की वैल्यू या तो 0 से ज्यादा होगी, या तो 0 से 0 डिग्री से ज्यादा और 90 डिग्री से कम, तो इसी केस में क्या होती है, cos थीटा की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो अगर मैं वर्क डन लिखूं W इक्वल्स टू एफ डॉट डी एस कॉस थीटा, तो हमेशा cos थीटा की वैल्यू इस केस में क्या हो रहा है, पॉजिटिव आ रही है, सो वर्क डन हम क्या कह सकते हैं, पॉजिटिव होगी। तो बहुत ही इजी था ये। अगर मैं नेक्स्ट देखूं कि वर्क डन 0 या फिर नेगेटिव कब होती है, ठीक है, तो देखते हैं नेगेटिव वर्क डन का एग्जांपल। देखो ये कर रहे हैं क्या, स्क्वाट्स। अच्छा, इसका पूरा मोशन नहीं, देखो इसका आधा मोशन देखो, जब तक ये बैठ रहा है तब तक का देखो, इसने क्या कर रखा है, जब ये बैठ रहा है लाइक व्हेन ही इज डूइंग द स्क्वाट, जब वो नीचे की ओर आ रहा है तब इसने फोर्स का क्या कर रखा है, ऊपर की ओर अप्लाई कर रखा है। इसके हाथ से जो फोर्स इसने बारबेल पे लगा रखा है वो क्या है, ऊपर की ओर। बट जब तक ये नीचे आ रही है, जब तक ये बॉडी मतलब ये जो भी पर्सन है ये नीचे की ओर आ रही है, तो इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जा रही है, नीचे की तरफ। फोर्स ऊपर, डिस्प्लेसमेंट नीचे, एंगल कैसा, ये हो गया एंटी पैरेलल। एंटी पैरेलल यानी कि cos थीटा क्या हो जाती है, नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, तो कभी भी ऑपोजिट डायरेक्शन में रहे cos थीटा क्या हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। इस केस में थीटा क्या हो रहा है, 90 डिग्री से ज्यादा, है ना, 90 डिग्री से ज्यादा हो रहा है, तो यहां पे क्या हो जा रही है, नेगेटिव हो जा रही है। ओके, अब देखते हैं कि थीटा अगर नेगेटिव हो गई तो हमारा जो W निकलेगा दैट इज एफ डॉट डी एस कॉस थीटा। अब ये टर्म हमेशा इस ऐसे वाले पोजीशन पे जब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अलग अलग डिफरेंट डायरेक्शन में हो तो क्या हो जाएगी, वर्क डन नेगेटिव में आएगा, क्योंकि ये पूरा cos थीटा जो है वो नेगेटिव में। मैं क्या कहा था कि अब जब डॉट प्रोडक्ट हम सीखी गई है तो पूरा का पूरा खेल क्या है, एंगल का है। तो देखो ये हमने बना लिया, ठीक है। अगर इसका पूरा मोशन हम कंसिडर करते हैं कि जब ये ऊपर की ओर जा रही है तब क्या हो रहा है, तो जब ये ऊपर की ओर जा रही है तो इसकी फोर्स भी ऊपर है और डिस्प्लेसमेंट भी ऊपर है, ठीक है। नीचे बैठने के बाद अब जब ऊपर की ओर जा रही है, ठीक है, तो इसने क्या किया, ऊपर की ओर बारबेल को भी पुश किया एंड ही इज आल्सो मूविंग अप। तो बारबेल की जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी इस डायरेक्शन में, फोर्स भी इस डायरेक्शन में, अगेन पॉजिटिव वर्क डन। तो आधा इसने नेगेटिव वर्क डन किया, आधा इसने पॉजिटिव वर्क डन किया, ठीक है, ये हम कह सकते हैं। तीसरा जो केस आता है वो आता है अगर जीरो वर्क डन हो रहा है, उसको कैसे समझेंगे। देखो इस केस में क्या हो रही है कि इस भाई साहब ने क्या किया, फोर्स तो ऊपर अप्लाई कर रखा है क्योंकि बारबेल को इसने पकड़ा है कंधे पे, उसको पकड़ने के लिए क्या है, ऊपर हमें फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। बहुत बढ़िया, ऊपर फोर्स अप्लाई किया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट जो है बारबेल की वो कुछ है इस लाइन में, है ना, इसी लाइन में तो है, तो इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऐसा हो जा रहा है।
ये दोनों के बीच का एंगल क्या बन जा रहा है 90 डिग्री, यानी कि परपेंडिकुलर। सो कॉस 90 डिग्री की वैल्यू आ जाती है 0। तो अब अगर मैं करूं एफ डॉट डी एस इक्वल्स टू एफ डी एस कॉस 90 डिग्री, तो इस केस में क्या हो जा रहा है, पूरा का पूरा वर्क डन 0। भले इसके लेग्स के मसल बन रहे हो, लेकिन इसने फिजिक्स के रेस्पेक्ट में कोई वर्क डन नहीं किया है। ठीक है, तो हमेशा दिमाग में ये रखना है कि अगर मेरा फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों परपेंडिकुलर हो रही है तो मेरा वर्क डन क्या होगा 0 होगा। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट अगर परपेंडिकुलर हो रही है तो वर्क डन क्या होगा 0 होगा। ठीक है, तो एक एग्जांपल करते हैं। बॉक्स इज पुश्ड 4 मीटर across the floor ordering 100 Newton resistance. How much work is done by the applied force and the resisting force? तो देखो वर्क डन क्या होती है, पहले तो अप्लाइड फोर्स की बात करें तो एफ एस कॉस थीटा। ठीक है, तो अगर ये एक बॉक्स है, इसे मैं पुश कर रहा हूं, इसकी डिस्प्लेसमेंट हो रही है इस तरफ 4 मीटर, और क्या है फोर्स की डायरेक्शन भी इस तरफ है, तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या है 0 है। फोर्स कितनी है 100 न्यूटन। ठीक है, कितनी है 100 न्यूटन, और डिस्प्लेसमेंट कितना रहा 4 मीटर। तो सिंपली हम करेंगे क्या 100 इंटू 4, और कॉस क्या है थीटा यहाँ पे है 0 डिग्री, सो कॉस 0 इक्वल्स टू 1। तो हमारे पास कितना आएगा 400 जूल और 400 न्यूटन मीटर, ये वर्क डन हो गया बाय अप्लाइड फोर्स। अगर दूसरी की बात करें कि रेजिस्टिंग फोर्स कितनी है, तो रेजिस्टिंग फोर्स कितनी होगी, रेजिस्टिंग फोर्स इतनी ही होगी, है ना, 100 न्यूटन का ही रेजिस्टिंग फोर्स होगा। लेकिन इसमें क्या हो जा रहा है, जो रेजिस्टिंग फोर्स लग जिस तरफ रही, दैट इज द रेजिस्टिंग फोर्स। मतलब क्या है, एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो रिएक्शन फोर्स अगर मेरे तरफ है लेकिन डिस्प्लेसमेंट दूसरी तरफ हो रही है, रिएक्शन किस तरफ लग रहा है इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किस तरफ हो रही है इस तरफ। तो अब देखो थीटा क्या हो गया 180 डिग्री, 180 यानी कि cos थीटा इक्वल्स टू -1। तो यहां पे क्या हो जाएगा एफ एस कॉस थीटा। यहां पे क्या आ गया, फोर्स तो 100 न्यूटन है, फोर्स की मैग्नीट्यूड, यहां पे मैग्नीट्यूड लिखना है। ठीक है, और डिस्प्लेसमेंट की मैग्नीट्यूड क्या है 4 मीटर, बट कॉस थीटा क्या हो गई -1 हो गई। क्यों, क्योंकि थीटा अब हो गई 180 डिग्री एंड कॉस 180 डिग्री इज -1, सो वी विल गेट -400 जूल। समझ में आ गई बात, कैसे चेंज हो गया पॉजिटिव वर्क डन नेगेटिव वर्क डन। एक एग्जांपल हमने देख लिया, क्लियर हो गया। ठीक है, रेजिस्टिंग फोर्स का मतलब है कि आप जो एक एक्शन डाल रहे हो, जो फोर्स डाल रहे हो, उसका जो आपको अपोजिट रिएक्शन मिल रहा है। तो अगर 100 न्यूटन डालोगे तो 100 ही न्यूटन रिएक्शन मिलेगा, बट डायरेक्शन चेंज हो जा रही है। समझ में आ गई बात, इसीलिए वर्क डन नेगेटिव में आ गया। तो अगर वेरिएबल फोर्स का वर्क डन हो, मतलब कि जो भी हमने अभी तक वर्क डन पढ़ा है उसमें क्या पढ़ा है कि एक फोर्स अप्लाई की जा रही, कुछ डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, जिस तरफ फोर्स का डायरेक्शन है उसी अलोंग। ठीक है, बट अगर ऐसा ना हो कि जो फोर्स हमने यहां तक क्या माना है कांस्टेंट, अब फोर्स क्या है कांस्टेंट नहीं होके कोई वेरिएबल टाइप का फोर्स, वेरिएबल मतलब कभी कम है कभी ज्यादा है कभी कम हो सकती है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड वेरिएबल फोर्स, मतलब चेंजिंग फोर्स। अगर ऐसा फोर्स हो तो उस केस में तो वर्क डन का जो हम वर्क डन निकालेंगे दैट इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, तो वो वर्क डन जो फोर्स है वो तो कांस्टेंट नहीं है, तो उस केस में कैसे कंसीडर करेंगे। तो इसी को अच्छे से समझने के लिए यहां पे एक फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ ड्रॉ कर रखा है, और ये फोर्स बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट के साथ साथ फोर्स ये कैसे वेरी हो रही है, कैसे वेरिएबल फोर्स है उसके अलोंग कैसे डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो अगर इसका मैं एक छोटा सा पार्ट कंसीडर करूं, सपोज दिस पार्ट, इसे मैं नाम देता हूं dx, एंड लेट अस सपोज दीज आर द 4 पॉइंट p q r एंड S। ठीक है, तो अभी देखो वर्क डन होती क्या है, वर्क डन को हम लिख सकते हैं W इक्वल्स टू F डॉट dx, यही तो F डॉट dx। तो इस ग्राफ के मदद से, मतलब इतने से फोर्स के लिए कितना वर्क डन हो रहा है वो हम कैसे निकालेंगे। तो सपोज करते ये जो फोर्स है ये F डॉट dx, यानी कि दिस इस तरफ तो फोर्स है दैट इज PQ डॉट dx यानी कि PS। ठीक है, समझ में आ रही है बात। देखो
इतने टाइम के लिए हमने कंसिडर किया क्या कि फोर्स कांस्टेंट है, ठीक है, बस ये dx डिस्प्लेसमेंट में ये जो है यहां पे फोर्स वो कांस्टेंट है, कोई स्मॉल एक फोर्स है, ठीक है। तो ये हमें क्या दे रहा है, वर्क डन जो दे रहा है वो क्या है, pq डॉट ps। फाइन, बहुत बढ़िया। अब pq डॉट ps एक्चुअली क्या है कि ये है pq, ये है ps, मतलब ये लेंथ और ये ब्रेथ, तो ये छोटे से रेक्टेंगल की एरिया हमें मिल जा रही है, ठीक है। तो ये कुछ भी नहीं है, दैट इज द एरिया ऑफ PQRS, ये हम समझ सकते। तो अगर ऐसे ही बहुत सारे छोटे पार्ट्स हम कंसिडर करें, बहुत सारे छोटे पार्ट्स कंसिडर करें और सबकी एरिया निकाल के उसे अगर हम सम करें तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल वर्क डन मिल जाएगा, जो कि है सपोज एक्स ए से लेके एक्स बी तक जो भी वर्क डन की गई है वैसे मिल जाएगा। कैसे, देखो यहां पे एक रेक्टेंगल कंसीडर किया, फिर दूसरा एक और रेक्टेंगल कंसीडर किया, ठीक है, फिर इन दोनों के एरिया को हमने जोड़ दिया, फिर ऐसे करके अगर बहुत सारे रेक्टेंगल्स कंसीडर करें, उसकी एरिया निकाले, उसका सम करे सारे का, तो जो हमें मिलेगा वो क्या है, टोटल वर्क डन। तो इसका मतलब जो वर्क डन है उसको मैं लिख सकता हूं, टोटल वर्क डन जो है उसको मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ एरिया ऑफ ये पूरे पार्ट की, सपोज कर लेते इसका नाम OABC, ठीक है, एरिया ऑफ OABC, ठीक है। समेशन मतलब इसके बीच में बहुत सारे एरियाज है, ठीक है। तो अगर मैं सिर्फ ऐसे कर लूं कि PQRS के सिमिलर ही रेक्टेंगल कंसीडर करूं और उसे एक्सटेंड करूं A से लेके B तक, तो यहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, यहां पे मैं लिख सकता हूं समेशन ऑफ एरिया ऑफ PQRS फ्रॉम A टू, यहां से A टू B, ठीक है। इस टाइप से हम क्या लिख सकते हैं, अगर वेरिएबल फोर्स है उसे लिख सकते हैं। अब देखो वेरिएबल में भी दो कंडीशन हम लिख सकते हैं, या तो डिस्क्रीट या फिर कंटिन्यूअस। डिस्क्रीट मतलब कि जैसे कि देखो जब मैं इंटीग्रेशन पढ़ाया था, मतलब जो मैथमेटिक्स थोड़ा सा मैथमेटिक्स में पढ़ाया हूं, अगर नीट वाले सीरीज को आपने फॉलो किया है तो उस मैथमेटिक्स फॉर फिजिक्स उसमें मैं बताया था कि समेशन और इंटीग्रेशन में क्या अंतर है। जब डिस्क्रीट वैल्यूज होती है तो उनको सम करने के लिए, डिस्क्रीट वैल्यूज यानी कि जिसे हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनको सम करने के लिए हम यूज करते हैं समेशन को। बट जब कंटिन्यूअस वैल्यू होती है, अगर ये जो dx है, ये अगर टेंड्स टू 0 हो जाए, राइट, मतलब ऐसा हो जाए कि लिमिट dx टेंड्स टू 0, अगर ऐसा हो जाए, मतलब बहुत ही छोटे से एक डिस्प्लेसमेंट के लिए अगर हमें फोर्स निकालनी पड़े, तो ऑब्वियसली हम इसे रेक्टेंगल जैसा कंसीडर नहीं कर सकते। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वी विल जस्ट इंटीग्रेट f डॉट dx, एक छोटे से एरिया, इसको इंटीग्रेट कहां से करेंगे, x a से लेके x b तक इंटीग्रेट करेंगे, तो ये हमें क्या दे देगा, वर्क डन दे देगा, वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ठीक है। इसी पे बेस्ड एक एग्जांपल है वो देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल यहां पे क्या पूछा है कि फोर्स, एक वेरिएबल फोर्स का इक्वेशन दिया गया है, दैट इज F इक्वल्स टू 10 प्लस 0.5x, okay, acts on a particle in x direction where F is in Newton, x is in meter, and find the work done by the force during displacement from 0 to 2. 0 से 2 तक के डिस्प्लेसमेंट के लिए हमें वर्क डन निकालनी है। तो फोर्स की हमें दी गई है इक्वेशन। अब देखो ये क्या है, देखो वैरी कर रहा है x पे, मतलब ये वेरिएबल फोर्स है, हम बोल सकते हैं ये वेरिएबल फोर्स है, ठीक है। तो वर्क डन को कैसे लिखेंगे, दैट इज F ds यानी कि dx, कुछ भी लिखो, dx, F डॉट dx, ठीक है। अब F क्या है, 10 प्लस 0.5x और dx, इसे अगर मैं इंटीग्रेट करूं 0 से 2 तक तो मुझे मिल जाएगा, राइट, 0 से 2 तक इंटीग्रेट करो तो इंटीग्रेशन में क्या होगा, ये कांस्टेंट है, ये 10 इंटू x आएगा,
ठीक है, प्लस 0.5 मतलब 1/2, ठीक है, x का इंटीग्रेशन दैट इज x स्क्वायर बाई 2, ठीक है, और 0 से 2 तक, 0 से 2 तक, ठीक है। सो वी विल गेट 10 इंटू 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट है 2, लोअर लिमिट है 0, कोई फर्क नहीं पड़ता, तो 10 इंटू 2 प्लस 1/2 इंटू 1/2, ये 1/2 को बाहर लाया, और एक्स स्क्वायर अपर लिमिट क्या है 2, सो दिस विल बी 4, तो ये क्या हो जाएगा 2 to 4 एंड दिस विल बी 21 जूल विल बी द करेक्ट आंसर। वर्क डन की यूनिट है जूल। समझ में आ गई बात, समझ में आ गई बात कि कैसे ये हो रहा है। अब आगे बढ़ते हैं। अब बारी आती है कंजर्वेटिव फोर्सेस की। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? फोर्सेस के अलग अलग टाइप हमने पढ़ा, अब कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या है? देखो, कंजर्वेटिव फोर्स एक ऐसा फोर्स है जो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं करती है। मतलब कि अगर मैं इसका स्टेटमेंट पढ़ूं, अ फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बाय द बॉडी। डिपेंड नहीं करता है कि कौन सा बॉडी पाथ फॉलो कर रहा है उस फोर्स को एग्जर्ट करने के लिए या फिर उस फोर्स को अगेंस्ट, ओके, बट वर्क डन जो है वो सिमिलर रहेगा, ठीक है। इनिशियल एंड इट ओनली डिपेंड्स ऑन द इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। मैं इसको थोड़ा अच्छे से अगर बताऊं तो मैं कैसे बता सकता हूं, सपोज ये पॉइंट है इनिशियल और ये पॉइंट है फाइनल, ठीक है। इस पॉइंट से इस पॉइंट के लिए जाने के लिए 3 पाथ हो सकते हैं। मैं कंसीडर एक ये पाथ, एक ये पाथ, एक ये पाथ, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्स ये कह रहा है कि ये जो फोर्स है वो किसी पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है। आप चाहे यहां पे वर्क डन निकालो W1, या फिर इसकी वर्क डन निकालो W2, या फिर इस पे वर्क डन निकालो W3, हर जगह पे आपको क्या आएगा, सेम वर्क डन आएगा। तो ऐसा कौन सा फोर्स है? तो ऐसा एक फोर्स है ग्रेविटेशनल फोर्स, राइट, वन ऑफ द फोर्सेस ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हम समझते हैं कि अच्छे से कंजर्वेटिव फोर्स क्या होती है, ठीक है, जो पाथ इंडिपेंडेंट हम कहते हैं। तो पहले देखो यहां पे 2 इमेज है। एक पहला हमारे पास क्या इमेज है, ये सपोज करते इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है। वैसे ये इनिशियल पोजीशन है, ये फाइनल पोजीशन है, ठीक है। तो यहां पे 2 बॉल्स है, ठीक है, एक बॉडी है। तो इस बॉडी को क्या किया हमने, इनिशियल से फाइनल पोजीशन हमें ले जाना है, ठीक है, इनिशियल से फाइनल पोजीशन ले जाना है। इसमें क्या वर्क डन हो रही है देखते हैं। तो इसमें क्या वर्क डन होगी, इसमें वर्क डन क्या होगी, इसमें इस बॉडी में ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ mg, ठीक है, उसी फोर्स लग रही है, उसके अगेंस्ट हम काम कर रहे हैं। सो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ये हम लिख सकते हैं, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट सपोज करते हैं कि ये है हाइट h, राइट। तो फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट क्या है, F डॉट H, और फोर्स क्या लग रही है, mgh। तो वर्क डन कितना हो गया, mgh। अगर सिमिलर मैं बात करूं, देखो यहां पे स्ट्रेट लाइन पाथ है। अभी इसी स्ट्रेट लाइन की जगह पे मैं एक इंक्लाइन प्लेन ले लिया, ठीक है। अब हाइट तो वही है, ये रही हाइट, ठीक है, ये रही हाइट। अब इसकी मैं बात करूं कि यहां पे क्या होगा, तो देखो यहां से यहां तक, इनिशियल से फाइनल पोजीशन तक ले जाने के लिए इसमें कौन से फोर्सेस काम कर रहे हैं। तो अगर मैं कंसीडर करूं यहां पे, ओके, तो इस पे काम कर रहा है एक जस्ट नीचे, दैट इज mg, ठीक है। और क्या काम कर रही है, इसके अलोंग एक काम कर रही है, दैट इज mg साइन थीटा, ठीक है। और क्या काम कर रही है, दैट इज mg कॉस थीटा, ठीक है। और फोर्स किस तरफ लगा रहे हैं हम, इस तरफ फोर्स लगा रहे हैं, क्योंकि यहां से यहां तक ऊपर लेके जाना है, ठीक है, यहां से यहां तक ऊपर लेके जाना है, ओके। और इस तरफ एक लग रहा है नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ठीक है। अब ये जो डिस्टेंस है, सपोज करते हैं ये वाले डिस्टेंस को नेम दे देते कुछ ABC, तो फोर्स, तो अब देखो इस केस में क्या वर्क डन हो रही है, वर्क डन को कैसे लिखेंगे, डॉट डिस्प्लेसमेंट। तो F डॉट डिस्प्लेसमेंट क्या है, अगर ये मैं कंसीडर इसे नेम दूं ABC, तो ये डिस्प्लेसमेंट क्या है, यहां से यहां तक जा रही है, मतलब डिस्प्लेसमेंट इसका है CB, ठीक है, ये वाला इसका डिस्प्लेसमेंट है। अब फोर्स क्या है, फोर्स इज mg साइन थीटा, ठीक है, mg साइन थीटा इंटू CB,
ठीक है, mg sin थीटा इंटू cb। अभी देखो क्या हो रही है कि mg sin थीटा cb, sin थीटा क्या है, यहां से अगर मैं sin थीटा को निकालूं तो वो क्या है, sin थीटा क्या होती है, p बाई एच, मतलब परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या है, ab, दैट इज h, h बाय हाइपोटेनस इज cb। तो सिंपली sin थीटा के जगह पे मैं h बाई cb की वैल्यू अगर पुट करूं, mg h बाई cb, और ऊपर एक रहा क्या, cb, सो दिस विल कैंसिल आउट cb। तो हमारे पास वर्क डन जो आया वो क्या है, mgh। मतलब सेम हाइट के लिए हमने दो पाथ फॉलो किए, एक ये स्ट्रेट लाइन वाली पाथ और एक ये वाली पाथ, राइट, यहां से लेके यहां तक, लेकिन हाइट कितना है, सेम। तो दोनों ही केस में वर्क डन हमारा सिमिलर आया। इसका मतलब क्या है, जो फोर्स है दैट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ओवर हियर इज कंजर्वेटिव फोर्स, ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता है। ठीक है, अगर वैसे ही दूसरी टाइप की बात करें कि नॉन कंजर्वेटिव फोर्स क्या है, तो ये पाथ पे डिपेंड करने वाला फोर्स है, जैसे कि फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शनल फोर्स तो ये है पाथ डिपेंडेंट फोर्स। फॉर एग्जांपल फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, एयर रेजिस्टेंस, ये सारे क्या है, पाथ डिपेंडेंट फोर्स है। मतलब कि सपोज ये रहा इनिशियल पोजीशन, ये रहा फाइनल पोजीशन, तो ये मैटर नहीं करता कि हम इनिशियल पोजीशन से फाइनल पोजीशन जा रहे हैं, ये मैटर करता है कि हम कौन सा पाथ फॉलो किए। ठीक है, हो सकता है इस पाथ में वर्क डन W1, W2, W3 है, मतलब वर्क डन शायद इसमें ज्यादा है, इसमें कम है, इसमें सबसे कम है, ऐसा हो सकता है डिपेंडिंग ऑन द पाथ। तो यही था कंजर्वेटिव फोर्स और नॉन कंजर्वेटिव। एक बार मैं स्टेटमेंट पढ़ देता हूं, द फोर्स इज सेड टू बी कंजर्वेटिव, ओके, नॉन कंजर्वेटिव, दिस इज नॉन कंजर्वेटिव, द वर्क डन बाय और अगेंस्ट द फोर्स on a moving body depends upon the path between the initial and final position। समझ में आ गई? तो स्टूडेंट्स यहां पे पहला पार्ट वर्क एनर्जी पावर का हमने खत्म किया है, जिसमें हमने वर्क डन के कंसेप्ट को समझा है। ऐसे ही दूसरे पार्ट्स भी करेंगे, साथ ही साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस एंड मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चंस लाइव भी करेंगे। तो जुड़े रहिए लर्नो अप के साथ, क्योंकि लर्नो अप फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।